हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल जिसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशियल कैलकुलस हमारे फिजिक्स में जितना ज़रूरी है उतना हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन भी करा देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंशियल कैसे किया जाता है। रही बात नोट्स की, तो नोट्स मैं आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं, साथियों को भी कह सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार वीडियो डालने वाला हूँ और लगातार वीडियो आपको मिलते जाएंगे, जिससे आपके कॉपी भी कंप्लीट होंगे, नोट्स कंप्लीट होंगे आपके, और आपकी पढ़ाई भी आगे बढ़ती चली जाएगी। देखते हैं हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। तो आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल है लेक्चर 3 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस को। तो इसके लिए कोई ऐसे प्रीवियस वीडियो की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपको देखना है तो आप जरूर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसमें आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि हमारे सब्जेक्ट में डिफरेंशियल का क्या यूज हो सकता है। सो बिना देरी शुरू करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। स्टूडेंट्स देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस साल हम एक नई चीज़ सीखेंगे, वो होता है फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन है ना एफ एक्स, फंक्शन को एफ एक्स कहा जाता है। तो एफ एक्स किसके इक्वल होता है? वाई के इक्वल। वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई को हम एफ एक्स बोल सकते हैं। तो वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, मतलब हम चाहें तो एक्स की वैल्यू चेंज करें तो वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वाई की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एफ एक्स का एग्जाम्पल बताता हूँ कि कहा है कि इफ़ एक्स इक्वल टू 1 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा कर लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लिया। अब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1 पे कहा है हमसे, देखिए यहाँ हमको स्पष्ट कहा है कि एक्स इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालिए, तो हम फंक्शन में वैल्यू एक्स की जगह 1 रख देंगे और यहाँ पर भी 1 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से इसको लिख लेता हूँ, एफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2, और उसको सॉल्व करेंगे तो 3। यानी इस प्रकार से हमने देखा कि f1 यानी फंक्शन की वैल्यू 3 आ गई, यानी y की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। तो ये हमने एक फंक्शन को देखा। एक फंक्शन क्या चीज़ होती है। अब फंक्शन से रिलेटेड इसका क्या तात्पर्य है, इसको कैसे हम पढ़ें, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट समझ में आ जाएगा तो हमारे कैलकुलस के अंदर हम कुछ बहुत सीख जाएंगे, और फिर फार्मूले के बेस पे हम लोग इसके क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है, देखिए कि हम इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला जिससे डिफरेंशियल किया जा सकता है किसी भी, जितने हम फार्मूला देखते हैं, कई बार हमारे दिमाग में एक बात आती है बच्चों कि फार्मूला कैसे बना होगा, तो वो फार्मूला बनता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला कैसे डेरिवेट होता है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए हमने लिया y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब यदि हम यहाँ क्या करते हैं कि मैं y में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, y के अंदर कोई फंक्शन दिया ना, फंक्शन y की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ, तो डेफिनेटली y डिपेंड कर रहा है किस पर? x पर। तो x की वैल्यू भी इंक्रीज होगी या चेंज होगी। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने y की वैल्यू को किस तरीके से, देखिए मैंने y की वैल्यू में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया और इसमें डेल्टा y इंक्रीज कर दिया, तो डेफिनेटली फंक्शन में जो x है वो भी डेल्टा x से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब हम y की वैल्यू डेल y से इंक्रीज करते हैं तो x की वैल्यू डेल x से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो फंक्शन पे अभी ऊपर वाले पॉइंट्स पे हमने देखा है यहाँ पे कि y की वैल्यू किस तरह से f(x) पर डिपेंड करती है, तो वो चेंज हो जाती है। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। देखिए, मैं इसको सेकंड इक्वेशन दे देता हूँ, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन होने के बाद यदि हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गई, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस हो गई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि y से y कैंसिल हो गया। अब क्या हो रहा है, कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो बच रहा है वो डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ये फंक्शन बच रहा है। अब हम मैथमेटिक्स में जानते हैं, थोड़ा सा आप सबको पता भी होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम किसी टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड में उसी टर्म से डिवाइड करना पड़ता है। इनटू करते हैं तो दोनों और लेफ्ट हैंड राइट हैंड में दोनों सेम टर्म इनटू करना पड़ती है। प्लस करना है तो भी दोनों और माइनस करना है तो भी दोनों और। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डेल एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों को। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय डेल एक्स बोथ साइड्स। अब डिवाइड कर देंगे तो डेल वाई को हमने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर फंक्शन हमारा जो है x प्लस डेल एक्स से माइनस एफ एक्स एज इट इज़ रहा, इसको भी डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिमिट फंक्शन, आपने लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ी हो तो लिमिट फंक्शन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए, तो लिमिट फंक्शन में यदि अप्लाई करना हो तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0
डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो सामने RHS में मुझे लिमिट फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप क्लियर हो गई बात। क्या करा मैंने यहाँ पे, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। अब डेल एक्स से डिवाइड करने के बाद आपको ये पता लगता है कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये जो फंक्शन आ रहा है देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसे ही dy बाय डी एक्स लिखा जा सकता है। देखिए मैं रेड कलर में इसको अलग से मेंशन कर रहा हूँ। तो डेल वाई बाय डी एक्स हमने इसको लिख दिया। सामने जो है बाकी एज इट इज हम लिखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला है स्टूडेंट्स, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला कहते हैं। और ये जो आपको dy बाय डी एक्स दिख रहा है यहाँ पर, ये dy बाय डी एक्स से डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। तो ध्यान देना, डिफरेंशियल जब भी हम करेंगे किसी टर्म का, कोई फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो हमें dy बाय डी एक्स टर्म यूज़ करना ही पड़ेगी, जो मैं आपको क्वेश्चन में और अच्छे से समझा पाऊंगा। अब देखिए हम इस फार्मूले को थोड़ा ईजी कर दें तो किस तरह से होता है, देखिए मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट वैसे लिखा हमने, और यहाँ हम लिमिट इस डेल एक्स फंक्शन जो दिख रहा है आपको डेल एक्स, इसको मैं h मान लेता हूँ। तो h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर फंक्शन में x प्लस डेल एक्स क्या हो जाएगा h, तो x प्लस h माइनस एफ एक्स, और डेल एक्स को अपन क्या मान चुके हैं h, तो ये h फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा, ये फंक्शन का हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला भी समझ में आ गया आपको। साथ में मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस प्रकार से होता है, लेकिन डिफरेंशियल का पूरा मीन समझने के लिए हमें ये पता करना होगा कि उसको डिफरेंशियल का मीन क्या है, यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंशियल क्यों कर रहे हैं हम लोग। उस चीज़ को मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ लिया, देखिए यहाँ से ये ग्राफ लिया मैंने, और इस पर एक लाइन ली। ये लाइन मैंने एक्स एक्सिस, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो ओरिजिन है। अब उस पर एक लाइन जो है स्लोप के फॉर्म में दिख रही थी, देख रहे हैं यहाँ पे एक स्लोप दिख रहा है अपना। अब ये स्लोप पर यहाँ एंगल यदि हम फाइंड करें तो वो एंगल कितना होता है, थीटा होता है। तो हम स्लोप जो निकालते हैं वही हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, यानी जो dy बाय डी एक्स निकाला हमने वही हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, और उसकी वैल्यू tan थीटा के इक्वल होती है। मतलब टेंजेंट जो एंगल है, जो ये एंगल दिख रहा है आपको, इसकी इक्वल होती है। अब यहाँ हम मान लें कि हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इनका नाम हम दे देंगे जैसा भी होगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम देखें तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ये हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब डियर यहाँ पर हम देखें, थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको एक्सिस को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि मैं यदि इस पर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए यहाँ से, तो ये डिस्टेंस कितनी होना चाहिए आपके हिसाब से, आप पहले इसको देखिए। ये डिस्टेंस इस वाले कोऑर्डिनेट्स की, किसकी, x1 y1 का y1 कोऑर्डिनेट है, तो y1, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, y1 होगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए इस जगह से इस जगह तक नहीं तो होकर यहाँ से जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो जगह है ये कितनी होगी, x1 होगी। तो x1 y1 समझ में आ गए, x1 यहाँ से यहाँ तक होगा, y1 यहाँ से यहाँ तक होगा। और यदि हम x2 y2 को देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ यदि एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ से ये परपेंडिकुलर मैंने इस पर ड्रॉ किया, तो ये जो डिस्टेंस है कौन सी वाली, ये वाली, ये y2 होगी, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट y2 है यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होगी, x2 होगी। तो अब यदि हम इन दोनों को मिला देते हैं, देखिए यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ तो मेरे को एक राइट ट्रायंगल मिल जाता है। तो उस राइट ट्रायंगल में मैं नाम दे दूँ इन पॉइंट्स के, कि मान लीजिए हमने इसको A नाम दिया, इसको B नाम दिया और इसको C नाम दिया। तो ट्रायंगल ABC हमारे पास है और इसको हमने नाम दे दिया P और Q। तो यहाँ से आप देखें कि मैं यदि PQ की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो देखिए ये भी एंगल कितना हुआ, थीटा ही हुआ। तो इस ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू निकालना है हमको, किसके लिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के लिए। तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ कि PQ की वैल्यू मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। PQ निकल गया तो मेरा AC निकल जाएगा जो बेस है ट्रायंगल का। देखिए मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये ट्रायंगल AC और ऊपर की ओर क्या है, B है, ये B। मुझे AC निकालना है, तो इस AC की वैल्यू आप देखिए, AC की वैल्यू किसके बराबर है, PQ के बराबर है। ये PQ यहाँ दिख रहा है और PQ क्या है, OQ। देखिए AC इक्वल टू PQ है, देख रहे हैं आप। और PQ की वैल्यू हम देखें तो PQ की वैल्यू देखिए आप OQ माइनस OP है।
देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इस AC की वैल्यू किसके बराबर है, PQ के बराबर है, और इस PQ की वैल्यू हम ओरिजिन से देखें या इस पॉइंट से देखें तो आप इस पॉइंट से भी देखते हैं। इस पॉइंट को भी एक नाम दे दें, आप कोई सा भी D नाम दे दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने D नाम दे दिया इसको यहाँ से, तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ से लेके इस कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट की वैल्यू, उसमें से इस कोऑर्डिनेट को माइनस कर दूंगा मैं। देखिए मतलब DQ में से किसको माइनस कर दूंगा, DP को माइनस कर दूंगा, वही तो DQ, अपन यहाँ DQ ले लेते हैं, ये देखिए DQ माइनस DP। तो DQ माइनस DP की वैल्यू देखें आप, DQ कितना है आपको बताया था मैंने आपको, वो है x2 माइनस x1। तो ये हमारा AC आ गया। और यदि हम BC फाइंड करना चाहते हैं तो देखो स्टूडेंट क्या हो रहा है, BC फाइंड करने के लिए देखिए आप, ये BC है, देखो यहाँ पे BC दिख रहा है अपने को, ये BC हमारा। तो BC की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस कोऑर्डिनेट से, जो ये कोऑर्डिनेट से यहाँ वाला जो बड़ा कोऑर्डिनेट है उसमें से हम छोटा y कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे तो BC आ जाएगा। यानी BC को फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए BQ माइनस CQ। तो देखिए और BC को मैं देखूँ तो BC वैसी, और BQ की वैल्यू क्या है, देखिए आप B से Q, यहाँ से ऊपर से ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये पूरी, ये कितना है कोऑर्डिनेट y2, और CQ कितना कोऑर्डिनेट है, x वाला है, तो वो क्या है y1। तो यहाँ क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, तो BQ y2 माइनस y1। इस चीज़ को आप पहले क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से गलती होगी तो आपका स्लोप सही नहीं मिल पाएगा। अब इस टेन थीटा में, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है इसका थीटा है, तो इन ट्रायंगल ABC, देखिए इस ट्रायंगल ABC में हम टेन थीटा लेते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P/B। सो टेन थीटा P यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है BC है, और बेस कितना है AC है, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। टेन थीटा BC की वैल्यू आपको देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, BC की वैल्यू y2 माइनस y1 है और AC की वैल्यू x2 माइनस x1 है। ये दोनों वैल्यू अपन पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ आप जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू ये y2 माइनस y1, ये ऐसी टर्म से जो माइनस नहीं होती, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि y2 की पर्टिकुलर वैल्यू में से y1 की पर्टिकुलर वैल्यू हम माइनस कर देंगे, तो एक छोटी y की वैल्यू बचेगी। छोटी y की वैल्यू हम किससे डिफाइन करते हैं, किससे डिसाइड करते हैं, D से। सो वो हो गया dy, और नीचे इसी प्रकार से हो जाएगा dx। तो देखिए कोफिशिएंट की वैल्यू यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यहाँ पे आप देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू जो है स्लोप की टेन थीटा के इक्वल आ गई। तो एक तो ये dy/dx टेन थीटा, और एक dy/dx आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, ये हमारे डिफरेंशियल के मेन फार्मूले होते हैं। इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं, ये जो है ना अभी हमने क्वेश्चन फाइंड किया, इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये स्लोप निकालने के लिए और ये फर्स्ट प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी डिफरेंशियल काफ़ी ईजी रहेगा। मैं अब आपको बता दूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ फार्मूले, जैसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो अब देखिए d/dx ऑफ x दिख रहा होगा आपको, ये x की पावर n हमारा y है, तो y की वैल्यू x के टर्म में, तो y की पावर x, y इक्वल टू x टू द पावर n होगा। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला बनता है d/dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n-1। यानी हम जब डिफरेंशियल में d/dx निकालेंगे, यानी कहने का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x की पावर को आगे लाना पड़ेगा और उसमें से एक को माइनस करना पड़ेगा। ऐसे डिफरेंशियल ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। डिफरेंशियल ऑफ रूट x की वैल्यू 1/2√x होगी। डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x होगा, a टू द पावर x, a टू द पावर x log x log a होगा। इस प्रकार से ये सारे फार्मूले, और फिर ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले यहाँ पे मैंने लिख के रखे। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको पहले बता दूँ कि इन फार्मूलों को याद किए बगैर, ये और नेक्स्ट पेज पे फार्मूले दिए हुए हैं कुछ, इनको याद किए बगैर हम कभी भी डिफरेंशियल को सही सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड है और इन्हीं से चलता है। हाँ मेथड जरूर मैं आपको सिखा दूंगा, तो मेथड सीखना बहुत आसान है, लेकिन फार्मूला ब्रेन में रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप बैठ के इनको याद कर लें। एक्चुअली आप क्वेश्चन बना के जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये फार्मूले आपको फटाफट याद होते रहेंगे। बस प्रैक्टिस पर डिपेंड करना है कि कितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मैं आपको मेरे नोट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन बना के दे दूंगा, जिसमें आपको क्या रहेगा, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सम मिल जाएंगे, और उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सब तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से। तो आज हम ये देख रहे हैं कि हमने फार्मूला देखा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं इसमें डिफरेंशियल के, और ये सिंपल एल्जेब्रिक फार्मूले यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 मिनट हम अलग से लेंगे कि वो क्या है, प्रोडक्ट फार्मूला। देखिए प्रोडक्ट फार्मूला मतलब दोनों टर्म हो, डिफरेंशियल ऑफ एक्स
एक्स के ए और बी दोनों टर्म एक्स की होना चाहिए। देखिए ए भी एक्स का होना चाहिए, बी भी एक्स का होना चाहिए, दोनों टर्म एक्स के हो और दोनों के बीच में इंटू का साइन हो तो उसका डिफरेंशियल कैसे किया जाता है? तो फर्स्ट टर्म को वैसे रखा जाता है इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये इसका प्रोडक्ट फार्मूला कहलाता है। जबकि शर्त तो यही है, बार बार मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि दोनों टर्म ए और बी किसकी होना चाहिए? एक्स की होना चाहिए। जैसे ए की वैल्यू एक्स हो और बी की ई की पावर एक्स हो तो ई की पावर में भी एक्स आ रहा है यानी एक्स की टर्म है, तो इन दोनों की जगह हम यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन फार्मूला होता है कि जब दोनों एक्स की टर्म हो लेकिन दोनों एक दूसरे के अपॉन में आए, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाए, तो फार्मूले में थोड़ा चेंज होता है। जो डिनोमिनेटर होता है वो पहले होता है इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये इसका जो है फार्मूला। तो ये दो फार्मूले तो काफ़ी इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारा डिफरेंशियल जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ये 11th लेवल का है जिसमें फिजिक्स में हमको इनको यूज़ करना है। मतलब फिजिक्स में जितना डिफरेंशियल यूज़ हो रहा है वही बता रहा हूँ, उसके आगे का डिफरेंशियल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो फिर हम मैथमेटिक्स में देखेंगे अगली क्लास के लिए जब पढ़ेंगे। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला तो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया है और सिखा भी दिया है। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला ये रहा हमारे पास, जो हमने इसको सीख लिया है। तो फार्मूलों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें, एक प्रोडक्ट फार्मूला, एक क्वोशिएंट फार्मूला, तो ये सारे फार्मूले हमारे पास कलेक्ट हो गए। अब जब आप एक क्या करेंगे, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे क्वेश्चन पे रखेंगे तो एक पेज पे सारे फार्मूले लिख लीजिए और अपने सामने रख लीजिए। तो जब आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने बैठेंगे तो सारे फार्मूले एक पेज पर पहले नोट कर लें और अपने सामने रख लें। जब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन का कौन सा फार्मूला यहाँ लग रहा है उसको आप देख के फिर सॉल्व करेंगे, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि फार्मूला आपके ब्रेन में फिट होते जाएंगे। तो फार्मूले सब ब्रेन में फिट होते जाएंगे, फिर डिफरेंशियल काफ़ी ईजी हो जाता है। तो बस ये जो मैंने आपको लिख के दिए बस इतने भी आप याद कर लेते हैं, इतने को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 11th में जितना भी आपका डिफरेंशियल है वो सारा कवर अप हो जाएगा और कुछ अपने करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो अब शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, मैं प्रैक्टिकली वो चीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से इसको, अब मैंने समझा तो सब दिया आपको, लेकिन मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली इसको कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7। देखिए हमसे कहा गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हमें हमेशा यही कहा जाएगा कि वर्ड आपके लिए क्या देंगे, वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, हर बार डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और जैसे ये वर्ड दिखा आपको कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट दैट इज मीन dy बाय dx, तो हमें ये हमारा y है जो x टू द पावर 7 है, ये हमारा y है और d बाई डी एक्स निकालना है इसका। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट किससे निकलेगा, d बाई डी एक्स से। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 7। अब फार्मूले पे आप देखेंगे, जब पेज पे फार्मूला देखेंगे तो वो फार्मूला यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n एक्स टू द पावर n-1। ये फार्मूला वहाँ आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ x है उसकी पावर, जो x पे पावर है तो उस x पे पावर वाला फार्मूला ही हमको यूज़ करना है पे। वो फार्मूला कहता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, देखिए कोफिशिएंट के फॉर्म में आ जाती है, आगे आ जाती है और उसमें से क्या हो जाता है, एक माइनस हो जाता है, 1 माइनस कर देते हैं। तो अब यदि हम इस फार्मूले को इस पर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 7 तो आगे आ जाएगा, x अपनी प्लेस पे 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, दैट इज मीन 7x टू द पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन बहुत छोटे से हैं, बस आपको थोड़ा सा फार्मूलों का ध्यान रखना है और इन फार्मूलों के साथ साथ आपकी स्टेप्स बना के चलते जाना है और आपको बिल्कुल तरीके से। हाँ एक बात और कह दूं कि क्वेश्चन पे जहाँ आप फार्मूला लगा रहे हैं उसके पैरेलल आप फार्मूले को लिख के उन्हें बता दीजिए कि हम इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और उन्हें भी पता रहेगा कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन के अलावा मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, हमें कहा जाए कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -3 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कीजिए। तो d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -3, तो अब क्या करेंगे, फार्मूला तो वही लगने वाला है वापस से, d बाई डी एक्स ऑफ पावर है तो x टू द पावर n x टू द पावर n-1। अब यहाँ पे कौन है, n की प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है, n की प्लेस पे हमें दिख रहा है -3, हमें -3 को आगे लाना है, उसी में से -1 करना है। तो ये सब बातें हमें फिर से ध्यान रखना है, हम -3 को आगे ले आए और उसी में से एक -1 कर दिया, तो -3x टू द पावर -4। आंसर तो ये आ गया है, लेकिन आप इसको अलजेब्रा में और बढ़ा सकते हैं, तो 3 × 1 अपॉन x टू द पावर 4 दैट इज 3 अपॉन x टू द पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप आगे कर सकते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ एक चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ जिसमें स्टूडेंट जनरली कन्फ्यूज़ होता है। वो क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आया कि d बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर
10। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो हमें निकालना ही है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस पूरी टर्म का निकालना है, लेकिन शर्त क्या है, आपको कहा जा रहा है कि डिफरेंशियल कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहा गया है तो आप एक्स के टर्म को यूज़ करेंगे, कांस्टेंट को यूज़ नहीं करेंगे। कांस्टेंट अकेला आता है तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे अकेला कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ 3 होता तो दैट इज जीरो, वो जीरो हो जाता। लेकिन 3 जो है एक्स के साथ आया है और हमें कहा गया है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट को बाहर निकाल कर रखना पड़ेगा, उसे जीरो नहीं करना है। अकेला आएगा कांस्टेंट तो जीरो कर सकते हैं। तो 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10। अब आपको टर्म समझ में आ गई होगी, यहाँ फार्मूला में डायरेक्ट लगा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। तो 10 आगे आ जाएगा और उस 10 में से एक माइनस हो जाएगा, तो 3 10 30 एक्स टू द पावर 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कांस्टेंट इस तरह से अलग निकाली जाती है। और भी हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे कहा कि फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ या डी बाई डी एक्स ऑफ 7 log x। अब 7 log x, अब आपको थोड़ा समझ में आने लगा, हमसे कहा है कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो x वाला फंक्शन कौन है, log x। ऐसा नहीं समझना कि x है तो x है, log को बाहर कर दो, x का फंक्शन कौन है, log है, तो log x पूरा रहेगा। लेकिन 7 क्या हो गया हमारे लिए, कांस्टेंट हो गया, तो वो कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 7 डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो 7 डिफरेंशियल ऑफ log x फार्मूले से देखेंगे तो आपको मिलेगा 1/x, 7 1 से 7, यहाँ देखिए 7 को 1 से इंटू कर दिया, अपॉन में x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से सिंगल टर्म का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना मैंने आपको सिखाया। अब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से पॉलिनोमियल टर्म के हम डिफरेंशियल कैसे करते हैं या कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो मुझे कहा जाए कि फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हेडिंग वही रहेगी, लेकिन इस बार क्वेश्चन कैसा हुआ, देखिए इस बार क्वेश्चन है 2x² प्लस 5 e टू द पावर x प्लस 1। देखिए ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि एक टर्म के साथ प्लस में दूसरी टर्म है, फिर प्लस में तीसरी टर्म है, एक से ज़्यादा टर्म प्लस या माइनस में आ जाए तो पॉलिनोमियल होती है। क्लास 10 में हमने पढ़ रखा है। लेकिन अब हमको डिफरेंशियल पढ़ना है, तो डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों हमें करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी बाई डी एक्स आगे लगा देता हूँ। देखिए ये डी बाई डी एक्स मैंने आगे लगाया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, डी बाई डी एक्स हर टर्म में इंटू करेगा, अंदर जाके ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म होती है तो हम सब जानते हैं अलजेब्रा में उस ब्रैकेट के बाहर के टर्म को अंदर के सारे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं डी बाई डी एक्स को देखिए 2 से भी मल्टीप्लाई करूँगा, डी बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूँगा और डी बाई डी एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखिए आप, तो डी बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी बाई डी एक्स 2x² है, उसमें 2 कांस्टेंट है। अब ये तो समझ में आ गया होगा कांस्टेंट कैसे पहचानते हैं, जो x ना हो, हम यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं डी बाई डी एक्स से, तो जो x ना हो वो सब हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि डी बाई डी एक्स, तो x छोड़ के सारे अल्फ़ाबेट्स, पूरे 25 अल्फ़ाबेट और सारे नंबर्स, वो सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 2 को बाहर ले लिया, 2 डी बाई डी एक्स x² प्लस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x एंड डी बाई डी एक्स 1, ये हमने ले लिया। अब 2, अब हमारा फार्मूला पता है हमें, x की पावर वाला, पावर आती है आगे और उसमें से क्या आ जाता है, 1 माइनस हो जाता है। डिफरेंशियल e की पावर x, e की पावर x ही होता है। और देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1, अब x के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ टर्म में x नहीं है, तो x नहीं है तो क्या है, यहाँ पर 1 है, तो वो क्या बन गया हमारे लिए, कांस्टेंट। तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है, 0। तो हमारे पास क्या बच गया, 4x, यहाँ तो 1 बच गया, प्लस e टू द पावर x। तो पॉलिनोमियल के आंसर जनरली काय में आ जाते हैं, पॉलिनोमियल में ही आ जाते हैं, तो हमारा डिफरेंशियल का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट बात समझ में आ गई किस तरीके से करते हैं। और अभी मैं एक आध एग्जांपल आपको और समझाता हूँ जिससे आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन अपन थोड़ा सा अलग और ले लेते हैं, जैसे हमसे कहा जाए कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करो b a टू द पावर x एंड c e टू द पावर x, ये क्वेश्चन दे दिया हमें। अब यहाँ पर मैंने वही बताया कि डी बाई डी एक्स बाहर लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, डी बाई डी एक्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम इससे डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ बी ए टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी ई टू द पावर एक्स। ये तो आपको स्टेप समझ में आ गई होगी। अब फिर वही बात कांस्टेंट के टर्म वाली कि यहाँ पर क्या दिया है, एक्स के टर्म का डिफरेंशियल करना है। देखिए यहाँ पे एक्स की टर्म ये रही मेरे पास, तो ये एक्स नहीं है,
तो ये मेरे लिए कौन बन गया है, कांस्टेंट बन गया है। नंबर भी कोई आता तो कांस्टेंट बन गया है, और यहाँ पर बी आया है, यहाँ सी आया है, तो ये दोनों मेरे लिए क्या बन जाएंगे, कांस्टेंट बन जाएंगे, और हमारी टर्म एक्स के अंदर ही रहेगी। तो अब हम उन कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने बी को बाहर निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, और इसी तरह सी को बाहर निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। अब आप फार्मूले का पेज सामने लेके बैठे हैं, उसमें से आप ये देख रहे हैं। तो शुरू में देखना, ये कोई चालाकी नहीं है, ये सिर्फ हमारी प्रैक्टिस को बढ़ाने का तरीका है कि हम उसको देखते रहेंगे, बार बार हमारे आंखों के सामने से वो चीज़ें गुजरती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें याद हो जाती है, ब्रेन में फिट हो जाती है। तो यहाँ डिफरेंशियल ऑफ ए टू द पावर एक्स देखेंगे तो फार्मूले में दिखेगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, और सी कांस्टेंट वैसे ही रहेगा बाहर, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स होता है। तो ये हमारा आंसर इस प्रकार से बन जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने बताई। अब यहाँ हम थोड़ा सा क्वेश्चन का ट्रैक चेंज करते हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहा जाए फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, या पहले काम करते हैं, हम इसको ना लेते हुए पहले लेते हैं एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ इन चीज़ों को देखिए जो मैंने सम करा है, इसमें प्लस था तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, सब में प्लस हुआ डी बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ इंटू है तो इंटू में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगा सकते हम। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ए टू द पावर एक्स। ये प्रोडक्ट है देखिए, और मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट फार्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, और दोनों में x होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो दोनों टर्म में x होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रोडक्ट फार्मूला नहीं लगता है। तो फार्मूला क्या कह रहा है हमसे, फार्मूला हमसे कहता है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखिए आगे, और डिफरेंशियल कर दीजिए सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल कर दीजिए फर्स्ट फंक्शन का। ये फार्मूला मैंने रेड में मेंशन कर दिया ताकि आपको दिखे। अब फर्स्ट की जगह कौन दिख रहा है हमें, एक्स दिख रहा है, और सेकंड की जगह हमें कौन दिख रहा है, e टू द पावर एक्स दिख रहा है। तो चलिए अब हम उसको करते हैं, ये फार्मूला उसमें अप्लाई करते हैं। तो डी बाई डी एक्स देखिए, फर्स्ट कौन है, एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड कौन है, e टू द पावर एक्स है, प्लस सेकंड फंक्शन कौन है हमारा, e टू द पावर एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी कौन है, एक्स है। तो क्या समझ में आया हमको, एक बार x को छोड़ दिया जाता है और सेकंड टर्म का डिफरेंशियल होता है, एक बार सेकंड टर्म छोड़ दी जाती है और फर्स्ट का डिफरेंशियल होता है, दोनों का बारी बारी से डिफरेंशियल होता है, दोनों को एक एक बार छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हम देखें कि x e टू द पावर x का डिफरेंशियल तो क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, e टू द पावर x, और डिफरेंशियल ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूले की लिस्ट से आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ अब और देख लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह से है कि log x इंटू log y। अब जल्दी में हमने इसमें कन्फ्यूज़न कर लिया, कन्फ्यूज़ हो गए हम। क्या हुआ कि हम इनटू या प्रोडक्ट फार्मूले के सम्स कर रहे थे और ऐसा कोई टर्म बीच में अचानक आ गया, तो हमको लगता है कि यार सर ने बताया था कि पॉइंट बीच में है यानी प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, लेकिन मैंने एक बात आपको ये भी बताई है कि जो दोनों टर्म होती है दोनों एक्स की होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए पहली टर्म तो एक्स की दिख रही है आपको, ये देखिए पहली टर्म एक्स की है, लेकिन सेकंड टर्म कौन है, वाई की है। तो वो एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो लॉग वाई हमारे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसे प्रोडक्ट फार्मूला मत लगाइएगा, इसमें सीधे कांस्टेंट को क्या कर दीजिएगा, बाहर निकाल लीजिए। तो बाहर निकाल लेंगे तो लॉग वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग वाई डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स, तो इसका आंसर बन जाएगा लॉग वाई अपॉन एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट फंक्शन इस प्रकार से बन जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको ये 2-3 पैटर्न मैंने बताया, जैसे सिंपल पैटर्न बताया, एक पॉलिनोमियल में बताया, एक प्रोडक्ट का बताया। अब हम एक क्वेश्चन का भी देख लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास sin x अपॉन 10x, और कहा कि इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x कहा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, फार्मूला हमें क्या कहता है कि यदि आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फार्मूला दिया है, क्वेश्चन दे दिया है, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को लिखिए और साथ में डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर कीजिए, बीच में माइनस का साइन लगाइए, फिर न्यूमरेटर को लिख दीजिए और इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए। ये फार्मूला याद रखना है। ये
प्रोडक्ट फार्मूले का ठीक अपोजिट चलता है। यहाँ बीच में देखिए माइनस साइन आ जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि थोड़ा सा उससे अलग जाता है ये। तो यहाँ पे इस फार्मूले को मैं इस फार्मूले को अप्लाई करता हूँ इस हमारे टर्म पर। तो साइन एक्स कौन है, हमारा न्यूमरेटर है, पर हमें पहले किसको रखना है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर रखना है तो पहले डिनोमिनेटर रखेंगे 10x इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स माइनस फिर न्यूमरेटर की जगह साइन एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ 10x। देखिए मैंने आपसे अभी कहा था, और अपॉन में हमें किसका स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर का, मतलब 10x का होल स्क्वायर कर देना है। एक बार फिर बता दो कि पहले 10 छूटता है तो साइन का डिफरेंशियल होता है, फिर साइन छूटता है 10 का डिफरेंशियल होता है, बीच में माइनस साइन रखता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग इसको मैंने बताया आपको। अब 10x का डिफरेंशियल तो करना नहीं है, हमें एक बात ध्यान देना है स्टूडेंट्स की, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स सोचते हैं 10x आया, इसका डिफरेंशियल की लिस्ट देख ली और 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। नहीं, उसके आगे डी बाई डी एक्स लिखा है क्या, नहीं, जिसके आगे डी बाई डी एक्स लिखा है यानी उसी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो 10x के आगे तो लिखा नहीं है, तो हम 10x को 10x ही लिख देंगे। हाँ देखिए, अलबत्ता यहाँ साइन के आगे जरूर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करेंगे, तो साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, वैसे रखेंगे। और डिफरेंशियल ऑफ 10x करना है तो डिफरेंशियल 10x से आता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन फार्मूला इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए आपने, मैंने आपको प्रोडक्ट फार्मूले का भी सम बताया, इसमें भी एक और कर लेते हैं हम अभी। जिसे मान लीजिए हमें कहा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अपॉन लॉग एक्स। अब न्यूमरेटर में कौन है, रूट एक्स है। चलिए हम इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ है, हाँ इंटू नहीं है सॉरी। तो पहले हम लिखेंगे लॉग एक्स को, लॉग एक्स डिनोमिनेटर है, डिफरेंशियल ऑफ क्या होगा, रूट एक्स, क्योंकि न्यूमरेटर फिर ऊपर, यहाँ पर कहाँ देखिए न्यूमरेटर, पहले डिनोमिनेटर लिखना फिर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर लॉग एक्स से डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस माइनस लगाना है अब हमें बीच में, और फिर किसको रखना है, न्यूमरेटर को, वो है रूट एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, वो क्या है हमारा लॉग एक्स। और पहचानना ऐसे चाहिए कि एक बार छूटता है एक बार डिफरेंशियल होता है। देखिए जैसे लॉग एक्स छूट गया तो रूट एक्स का डिफरेंशियल हो रहा है, फिर रूट एक्स छूट गया तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल हो रहा है। ये बात हमें देखना चाहिए और पूरा तरीके से इसको समझ लेना चाहिए। तो लॉग एक्स डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1/x अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसे बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें हैं, ये मैंने 2 चीज़ें आपको और बता दी अलग से। एक टर्म और बची है जो उसको देख लेते हैं हम कि वो कैसे और किया जाता है। देखिए अब असल में क्या होता है, कई अभी हमने जैसे डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस स्पीड को पढ़ा है। उसके अंदर हमें इक्वेशन दी जाती थी, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसे होती थी, तो वो होती थी टी के टर्म में। जैसे मैं आपको बता दूं s = 2t² + 5। अब इसका हमको डिफरेंशियल करना होता था। अब ये हमें कोई नहीं बताएगा कि हमको डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डेफिनेशन से हमको ये क्लियर हो जाता है कि हमें एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, उसके डेफिनेशन में ये कहा गया है कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें जितनी जो वेलोसिटी है वही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो वो निकालने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, जो इक्वेशन के अंदर हमें वेरिएबल दिया है उसकी टर्म में। तो इक्वेशन का वेरिएबल कौन है, टी। तो हमें इस बार डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी टी, न कि डी बाई डी एक्स, और एस लेता होगा, और यहाँ डी बाई डी टी 2t² + 5। अब बाकी जो हमने सीखा वो एज इट इज, ये डी एस अपॉन डी टी, यहाँ से कांस्टेंट कौन है, 2 को बाहर निकाल लीजिए, डी बाई डी टी ऑफ टी। अब पहचान में आने लगा। आप देखिए आपको कि यहाँ डी बाई डी टी दिखा है तो यहाँ टी दिखेगा, यहाँ जैसे डी बाई डी एक्स है तो आपको एक्स दिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए डी बाई डी एक्स यहाँ पे है तो एक्स दिखेगा, यहाँ डी बाई डी एक्स है तो एक्स दिखेगा, नहीं एक्स की टर्म दिखेगी। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टी है तो टी की टर्म दिखेगी। अब यहाँ डी बाई डी टी ऑफ 5। अब सिंपल वही जो हमने सीखा है, डी एस अपॉन डी टी = 2 वैसे रहा। t² का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, t2 - 1, लेकिन 5 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ds अपॉन dt की हमारी टर्म आ जाती है 4t।
तो इस प्रकार से हम ये टर्म को भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब कभी कभी ऐसा रेयरली 11 में एक चीज़ और भी पूछ ली जाती है और कहीं यूज़ हो जाती है, वो देख लेते हैं। अभी हमने ये देखा कि डिफरेंशियल ऑफ, मान लीजिए हमसे कहा कि साइन एक्स, तो हम फार्मूले से बता देंगे कि डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। लेकिन बाय द वे क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि फाइंड, देखिए मैं आपको अलग से लिख के बताता हूँ, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट with respect to x, find differential coefficient with respect to x of sin e to the power x, ये फंक्शन आ जाए। मैंने ब्रैकेट लगा के रखा है यहाँ पे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ब्रैकेट लगा के दे। अब हमसे विथ रिस्पेक्ट टू x कहा है, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन e टू द पावर x। अब यहाँ हमें देखना है कि x की टर्म है यहाँ पर, देखिए आप कि ये d बाई डी एक्स है, तो x की टर्म हमारे पास है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो फार्मूला कहता है कि साइन x उसका डिफरेंशियल कॉस x है, तो साइन x के प्लेस पे जो होगा वही यहाँ पीछे x के प्लेस पे आएगा। जैसे साइन x है तो यहाँ x है, तो यहाँ e टू द पावर x है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस e टू द पावर x हो जाएगा, कॉस e टू द पावर x हो जाएगा। लेकिन असल में वो x नहीं था, कौन था, e टू द पावर x था। तो x के प्लेस पे जो भी आता है, ये सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ, ये यूवी वाली मेथड नहीं जो कंफ्यूज करती है। सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ डायरेक्ट करने के लिए कि साइन e टू द पावर x, देखिए एक बार और समझा दूँ कि यहाँ यदि x है तो फार्मूले में cos x है तो cos भी लिख दिया, यहाँ यदि e टू द पावर x है तो e टू द पावर x भी लिख दिया, तो फार्मूला तो अप्लाई हो गया। लेकिन असल में फार्मूला कहता है कि x वाले के लिए ये अप्लीकेबल है, तो x की जगह पे x होगा तो ही आएगा। लेकिन x की जगह कोई और आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए, उसका डिफरेंशियल एक बार और कर दीजिए। तो ये क्या होगा, cos e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर एक्स। अब इस ई टू द पावर एक्स को आगे रख दीजिए, ई टू द पावर एक्स कॉस ई टू द पावर एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमें कहा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 5x को फाइंड कीजिए। अब यहाँ दिख रहा है हमें फार्मूला मालूम है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है। तो यहाँ एक्स क्या कह रहा है हमें कि आपके पास यदि टर्म आती है और x की टर्म है तो x को आप डायरेक्टली e टू द पावर x को e टू द पावर x से लिख दीजिए। अब यहाँ पे e टू द पावर 5x आ रहा है, तो x के प्लेस पे कौन आ रहा है, 5x। ये ध्यान दीजिए, मेरे इस सेंटेंस को ध्यान रखना कि x की प्लेस पे कौन आ रहा है, तो x के प्लेस पे आ रहा है 5x। तो हम क्वेश्चन का आंसर तो उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे जो फार्मूला कहता है कि e टू द पावर 5x आप e टू द पावर 5x लिख दो। लेकिन x की प्लेस पे कौन आ रहा है, 5x, उसका एक बार वो डिफरेंशियल कर दीजिए, डिफरेंशियल ऑफ 5x। तो e टू द पावर 5x और 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर तो e टू द पावर 5x वैसे रहा, 5 और x का डिफरेंस क्या था, 1। अभी 5 1 से 5 कांस्टेंट को हमेशा आगे लिख देना चाहिए, x के टर्म को पीछे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये भी कभी केस आया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब एक लास्ट चीज़ और बची, वो आप देख लें तो आपको पूरा परफेक्शन इसमें आराम से आ जाएगा, क्योंकि सारी टर्म सारी चीज़ें मैंने बता दी। और वो लास्ट जो चीज़ है, वो हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव किया था, जो क्वेश्चन फर्स्ट में किया था हमने, देखिए मैं एक बार याद दिला दूं आपको। ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में हमने ये यहाँ पर आकर देखिए, अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, इस फर्स्ट प्रिंसिपल की यूटिलिटी क्या है हमको वो देखना है। तो वो देखने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करके देखें कि इसकी यूटिलिटी क्या है। अब देखिए मैंने आपसे कहा, देखिए कि इतने सारे फार्मूले हैं हमको याद करना है। ये सब फार्मूले जैसे डिफरेंशियल ऑफ x 1 है, x टू द पावर n x टू द पावर -1 है, डिफरेंशियल ऑफ साइन x जो है वो cos x है। तो ये सब चीज़ें आएगी तो कैसे आई, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से ही आती हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ही हमें बताता है कि इसका वैल्यू कैसे आएगा। तो जैसे देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन हम देख लें, क्वेश्चन हमें दिया जाएगा फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसा साफ लिख देगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से करना है आपको, नहीं तो हम तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डायरेक्ट ही कॉस एक्स लिख देंगे। तो केवल एक लाइन के फार्मूले के हमें कोई 3 नंबर थोड़ी देगा, 2 या 3 मार्क्स कैसे देगा जब हम उसको पूरी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए ये हमें कहा गया है कि जो क्वेश्चन हमारे पास होता है वो क्वेश्चन हमारा फंक्शन बन जाता है, वो हमारा एफ बन जाता है। ध्यान देना, जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ड आएगा और जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन हमेशा क्या बन जाता है, एफ बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ,
ये हमारा फंक्शन बन गया साइन एक्स। ठीक है, अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल को लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है लिमिट एक्स एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और ये कौन किसके बराबर है? ये हमारे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के बराबर है। अब यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन कि हमसे कहा गया कि फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशियल निकालना है, तो ये हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स सॉल्व करके देगा हमको ये फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि एफ एक्स साइन एक्स है, तो देखिए मुझे कौन सी वैल्यू मिल गई? एफ एक्स की वैल्यू मिल गई जो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, लेकिन मुझे ये वैल्यू नहीं मिली अभी एफ एक्स प्लस एच। तो हर बार हमें कौन सी वैल्यू दी जाएगी? एफ एक्स की, यानी क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो हमारे हमेशा कौन सा होगा? एफ एक्स होगा, और हमें हर बार फाइंड कौन सी करना होगी? एफ एक्स प्लस एच। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ एफ एक्स प्लस एच कैसे निकालेंगे। देखिए आप, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दे दिया हमें, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ मुझे इस जगह पर देखिए ये x की प्लेस पे x प्लस एच चाहिए। देखिए तो मैं इस x की प्लेस पे x प्लस एच रख दूंगा, तो राइट हैंड साइड में भी जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा? x प्लस एच आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए x की प्लेस पे x प्लस एच लिखता हूँ, तो यहाँ पर साइन x प्लस एच आ जाता है। अब ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई, तो मैं उनको पुट कर देता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल में। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, देखिए एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मेरी क्या है? साइन एक्स प्लस एच, वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है? इस एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो है साइन एक्स। अपॉन में क्या है? अपॉन में एच है। अब यहाँ स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखिएगा कि लिमिट दी है एच टेंड्स टू 0, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लीकेबल है। यहाँ पे मैं साइड में मेंशन कर रहा हूँ फार्मूले को आपके लिए, देखिएगा आप, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इस फार्मूले को यहाँ लगा देंगे हम, और हम देख रहे हैं कि सी की प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है? एक्स प्लस एच, और डी की प्लेस पे क्या दिख रहा है? एक्स, क्योंकि साइन के पीछे जो है वो सी है और नेक्स्ट साइन के पीछे जो है वो डी है, तो यहाँ सी कौन है? एक्स प्लस एच है, और डी क्या है? एक्स है। ये फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ फार्मूला जैसे अप्लाई करेंगे 2 कॉस सी प्लस डी ने एक्स प्लस एच सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 2 कॉस, अब यहाँ आप देख रहे हैं x और x दोनों प्लस हो रहा है, तो वो हो जाएंगे 2x प्लस एच अपॉन 2, और यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट कि x से x कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बच रहा है साइन h, और इन सब के अपॉन में क्या बच रहा है? h बच ही रहा है। जो ये कौन सा वाला h? ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो h, वो h हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो हम उसको h को भी यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए कि ये 2, ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये कहीं से मैं नीचे ले आऊँ, या फिर ये कहें आप कि इसे नीचे न लाऊं सर, इसको आप अपने तरीके से कीजिए। तो देखिए मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2 कॉस 2x प्लस एच अपॉन 2 अलग कर देता हूँ, लिमिट अलग दे देता हूँ h टेंड्स टू 0 कौन से फंक्शन को? साइन h अपॉन 2 अपॉन एच। देखिए मैंने क्या किया, आप इस स्टेप को ज़रा समझ लीजिएगा। यहाँ पर फंक्शन में ये एक अलग फंक्शन है और दूसरा फंक्शन इनटू में है, लेकिन लिमिट का रूल है कि दोनों फंक्शन इनटू में हो तो भी लिमिट अलग अलग दे सकते हैं। तो देखिए इसको भी लिमिट दे दी मैंने और इसको भी लिमिट दे दी, और यहाँ h रख दिया। अब एक फार्मूला होता है साइन h अपॉन h 1 होता है, तो इसमें h अपॉन 2 है, तो मुझे यहाँ h अपॉन 2 करना पड़ेगा। h अपॉन 2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 से इंटू 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आगे क्या कर लेते हैं, इसमें लिमिट दे देते हैं भाई पहले वाले में। तो यहाँ h टेंड्स टू 0 लिमिट लगा रहा हूँ मैं। लिमिट लगाने का मतलब ये होता है कि जहाँ भी h दिखेगा वहाँ पे मुझे क्या रखना है? 0 रखना है। देखिए h लिमिट लगाऊंगा मैं, तो जहाँ फंक्शन में हमको h दिख रहा है वहाँ हम 0 रख देंगे। तो फर्स्ट के फंक्शन में बिना डरे लिमिट लगा देनी चाहिए। तो 2 कॉस, ये देखिए 2 कॉस 2x प्लस 0 अपॉन 2, और यहाँ पर ये जो 1/2 है कौन सा? ये 1/2 कौन सा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये 1/2, ये 1/2, इसको बाहर निकाल लें। तो यहाँ हम 1/2 को बाहर निकाल लें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लिमिट में हम सॉल्व कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए यहाँ आप खुद ही देख पा रहे हैं कि ये 2x से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 cos x। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ उसे, देखिए 2 cos x, और फिर क्या बचा आगे इंटू 1/2 और जो बचा हुआ टर्म है मैं फिर लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। फार्मूला हमें कहता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ क्या एक खास बात याद रखने की होती है कि यहाँ जो टर्म लिखी है x, वही साइन के साथ यहाँ तीनों जगह तीनों प्लेस पे सेम टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ की टर्म हम बदल सकते हैं, यहाँ की बदल सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की टर्म तो ट्रिग्नोमेट्री की खुद की है, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो h/2 करना था तो मैंने 2 से इंटू 2 से डिवाइड करके मैंने टर्म तो बना लिया, लेकिन लिमिट कुछ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट में दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप देखें कि इस 2 से क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया cos x, और यहाँ बन गई लिमिट h/2, 0 के अपॉन समथिंग है तो वो 0 ही होगा, और साइन h/2 अपॉन h/2। अब स्टूडेंट्स ये वाली जो टर्म है पूरी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये हो गया 1। तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा cos x इंटू 1 दैट इज cos x। मतलब क्या देखा हमने, सब स्टेप्स के बराबर। देखिए यहाँ पर कि डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, ये देखिए यहाँ से हम लिखते चल रहे थे जिसको मैंने डैश में लिया था यहाँ पे, और डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स किसके बराबर है, cos x के बराबर। ये हमने फार्मूले में पढ़ा है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल का ऐसा यूटिलाइजेशन होता है जिससे हम हर एक का डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये सारी टर्म्स मैंने जितनी डिफरेंशियल की जितनी ज़रूरी टर्म्स है तो वो सब मैंने आपको पढ़ा दिए। बस आप क्या कीजिएगा, जो नोट्स में मैंने क्वेश्चन दिए हैं, बहुत से क्वेश्चन बना के दिए उसमें, उन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और खास करके फार्मूले को लिस्ट आउट करके इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। इनको बार बार सम के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का डिफरेंशियल कैलकुलस का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना और उसके इंट्रोडक्शन की सारी टर्म्स। तो स्टूडेंट्स ये आपको करने से थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, जितना टाइम आप इस पर देंगे, जितनी प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे, उतना प्रिसाइसनेस बढ़ता चला जाएगा और इसमें आपकी मास्टरी हासिल हो जाएगी। और आगे जाके एक बात आपको कह दूं कि ये वाली टर्म्स हमेशा आपका सब्जेक्ट चाहे बायो हो चाहे मैथ्स हो, ये टर्म आपको हमेशा काम में आएंगी, तो इन्हें परफेक्ट कर लीजिए। मैथ्स में तो ये काफ़ी एक्सपांड हो जाती है आगे जाके और काफ़ी डिटेल पढ़ना होता है। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।